क्या आपको भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाने में दिक्कत होती है? तो आज के बाद ये दिक्कत आपकी समाप्त होने वाली है। बस बने रहिए अंत तक वीडियो पर और देखें। दोस्तों, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, अब बात आती है कि डायरेक्ट का मतलब क्या होता है और इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है। बहुत ही ध्यान से देखिए। हमारे पास ये मान लीजिए कोई व्यक्ति है, जी हाँ, और इसका नाम हम रखते हैं सोनू, और दूसरा व्यक्ति है, इसका हम नामकरण करते हैं और उसका नाम हम रखते हैं, इसका नाम है मोनू। दोस्तों, एक व्यक्ति है सोनू और दूसरा व्यक्ति है मोनू। तो सोनू ने मोनू से कुछ कहा, जी हाँ, सोनू ने मोनू से कुछ कहा। क्या कहा? सोनू ने कहा, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। सोनू ने इस बात को मोनू से डायरेक्टली कहा। जी हाँ, डायरेक्टली का मतलब आमने सामने। सोनू ने इस बात को मोनू से डायरेक्टली कहा। क्या कहा? सोनू ने कहा, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। अब यहीं पर तीसरा व्यक्ति है और उसका नाम है राजू। जी हाँ, अब इसके बाद तीसरा व्यक्ति हमारे सामने है, उसका नाम है राजू। तो सोनू ने मोनू से जो बात कही, वो बात कैसे कही? डायरेक्ट रूप से, मतलब आमने सामने उस बात को कहा। अब मोनू ने क्या किया? इसी बात को, जी हाँ, इसी बात को राजू से कहा। और राजू से क्या कहा? राजू से उस बात को अपने शब्दों में कहा, मतलब इनडायरेक्ट रूप से कहा, क्योंकि बात तो इनकी हुई थी, सोनू और मोनू की बात हुई थी। अब मोनू ने उसी बात को राजू को बताया या राजू से कहा। और इस बात को कैसे कहा? इनडायरेक्ट रूप से राजू को कहा। और राजू से क्या कहा? राजू से उसने बताया कि सोनू ने कहा कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। दोस्तों, बहुत ही ध्यान से देखिए। इसमें कहा गया था, सोनू ने कहा मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। ये हमारा कैसा हुआ? ये हमारी डायरेक्ट स्पीच हो गई, क्योंकि बात जो है डायरेक्ट रूप से इन दोनों के बीच में हो गई। अब उसी वार्तालाप को मोनू ने राजू से बताया। और किस रूप में बताया? सोनू ने कहा कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। उसने उसी बात को इनडायरेक्ट रूप से राजू से कहा और अपने शब्दों में कहा। तो ये हमारा हो जाता है दोस्तों इनडायरेक्ट, और ये हमारा होता है डायरेक्ट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो यहाँ से हमारा पहला स्टेप क्लियर हो गया कि डायरेक्ट स्पीच क्या होता है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। डायरेक्ट का मतलब होता है जिस बात को हम ज्यों का त्यों कहें, और इनडायरेक्ट का मतलब होता है उसी बात को हम बढ़ा चढ़ाकर किसी तीसरे व्यक्ति से कहें। जी हाँ, उसी बात को, उसी कही हुई बात को हम अपने शब्दों में किसी व्यक्ति को बताएं, वो हमारा होता है इनडायरेक्ट स्पीच। अब इसके बाद दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले स्टेप की तरफ। दोस्तों, हमारा कुछ नियम इस तरीके से लिखा है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, उसके बाद है कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, उसके बाद हम लिखेंगे सब्जेक्ट, वर्ब और अदर वर्ड। अब दोस्तों यहाँ पर बात आती है कि एक हिस्सा हमारा ये है और एक हिस्सा हमारा ये है। जी हाँ, क्यों? क्योंकि इसमें जो है ये वाला हिस्सा हमारा बाहर है और इस हिस्से को हमने इन शब्दों से बंद करके रखा है। जी हाँ, इन शब्दों से हमने इसको बंद करके रखा है। अब बात आती है कि इस वाले हिस्से को हम क्या कहते हैं? तो दोस्तों, ये हमारा हिस्सा कहलाता है रिपोर्टिंग। इस हिस्से को हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। जी हाँ, रिपोर्टिंग वर्ब, या फिर आरवी, इसे हम शॉर्ट फॉर्म में आरवी भी कह सकते हैं, जिसका मतलब होता है रिपोर्टिंग वर्ब। दोस्तों, रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है? रिपोर्टिंग वर्ब का मतलब होता है जो कुछ भी हम कहते हैं, जैसे बताया, सुना, खाया, पिया, कहा, यह हमारा होता है रिपोर्टिंग वर्ब।
इस वाले हिस्से को हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। जी हाँ, रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच दोस्तों, इसको हम पढ़ते हैं RS, इसको हम पढ़ते हैं RV और इसको पढ़ते हैं RS। बहुत ही ध्यान से देखिए, ये हमारा होता है रिपोर्टिंग वर्ब और इस हिस्से को हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच का मतलब क्या होता है दोस्तों, जिस बात को कहा जाता है, जो बात कही जाती है, पूरा एक लंबा सा सेंटेंस होता है कि स्पीच होता है, वो हमारा होता है रिपोर्टेड स्पीच। अब बात आती है कि ये जो लिखा है इसको हम क्या कहते हैं। जी हाँ, इसको दोस्तों कहा जाता है इन्वर्टेड कॉमा, इसको हम कहते हैं इन्वर्टेड कॉमा। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले हिस्से को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं और इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाले हिस्से को हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने स्टेप दूसरे की तरफ। हमने जाना है कि डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, उसके बाद रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है और कॉमा इन्वर्टेड क्या होता है। दोस्तों कॉमा इन्वर्टेड कॉमा जो हमारा ये होता है, सेंटेंस को बनाते समय हम इसको हटाते हैं यहाँ पर और इसकी जगह पर हम सूटेबल, उपयुक्त जो हमारा कंजंक्शन लगना चाहिए उस कंजंक्शन को हम यहाँ पर यूज करते हैं। दोस्तों अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है डायरेक्ट इनडायरेक्ट। एक तरफ है डायरेक्ट और एक तरफ है इनडायरेक्ट। दोस्तों बहुत ही ध्यान से देखो, यदि डायरेक्ट स्पीच में, जी हाँ, यदि डायरेक्ट स्पीच में सेड टू दिया होगा, सेड टू दिया होगा तो इनडायरेक्ट बनाते समय सेड टू हमारा चेंज हो जाता है टोल्ड में। यदि डायरेक्ट स्पीच में सेज टू दिया होगा तो इनडायरेक्ट बनाते समय ये बदल जाता है टेल्स में। बिल्कुल सही। यदि डायरेक्ट में से टू दिया हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय ये हो जाता है टेल। दोस्तों यदि डायरेक्ट में केवल सेड दिया हो, केवल सेड दिया हो तो ये सेड का सेड ही रहता है। जी हाँ, ये सेड का सेड ही रहता है, ये नहीं बदलता है। तो ये कुछ जरूरी इंफॉर्मेशन होती है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय इन शब्दों को हम किस तरीके से बदलें। सेड टू टोल्ड हो जाता है, सेज टू टेल्स हो जाता है, से टू टेल होता है, सेड का दोस्तों सेड ही रहता है। और कुछ जरूरी चीजें होती हैं जिनको जानना बहुत ही आवश्यक होता है। तो दोस्तों अगला हमारा स्टेप है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में और कौन कौन सी चीजें होती हैं जो बदलती हैं। अगला होता है दोस्तों केस। जी हाँ, क्या आप जानते हैं केस क्या होता है? केस बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। जी हाँ, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय इसका बहुत ही बड़ा योगदान होता है। दोस्तों हम जानते हैं कि केस हमारे कौन कौन से होते हैं। पहला होता है सब्जेक्टिव केस। जी हाँ, पहला सब्जेक्टिव केस। दूसरा होता है दोस्तों ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। और अगला हमारा होता है पजेसिव केस। कौन सा? पजेसिव केस। दोस्तों सब्जेक्टिव केस का मतलब क्या होता है? जो हमारा सब्जेक्ट दिया होता है। ऑब्जेक्टिव केस का मतलब होता है उस सब्जेक्ट का जो ऑब्जेक्ट होता है। पजेसिव केस का मतलब होता है अधिकारवाचक, जो अधिकार को, पजेशन को शो करता है। इसके अंतर्गत दोस्तों हमारे जो प्रोनाउन होते हैं, जी हाँ प्रोनाउन होते हैं, उनको हम लिखते हैं। तो पहला हमारा प्रोनाउन होता है दोस्तों आई और इसको हम कहते हैं सब्जेक्टिव केस। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय ये चेंज होते हैं और किसमें बदल जाते हैं दोस्तों? सब्जेक्टिव केस आई दिया है, इसका ऑब्जेक्टिव केस होता है मी और इसी का पजेसिव केस क्या हो जाएगा? पजेसिव केस इसका होगा माई। बिल्कुल सही। अगला होता है दोस्तों वी। वी का ऑब्जेक्टिव केस होता है अस और इसके पजेसिव केस होता है अवर। अगला होता है हमारा यू।
दोस्तों यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही रहता है और इसका पजेसिव केस हो जाता है योर। जी हाँ, पजेसिव केस क्या होगा इसका, योर हो जाता है। अगला हमारा होता है वी। दोस्तों वी का ऑब्जेक्टिव केस होता है अस, ये हो चुका है। अगला होता है हमारा दे। दे का ऑब्जेक्टिव केस होता है देम और इसका पजेसिव केस होता है दियर। क्या हो जाएगा, दियर। अगला हमारा दोस्तों होता है सी। सी का ऑब्जेक्टिव केस होगा हर और पजेसिव केस इसका होता है हर। अगला है ही। ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम और इसका पजेसिव केस होगा हिज। अगला होता है दोस्तों इट। इट का ऑब्जेक्टिव केस इट ही होता है और इसका पजेसिव केस हो जाता है इट्स। इट का पजेसिव केस होगा इट्स। दोस्तों हमारे जो आई और वी होते हैं ये फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन होते हैं। जी हाँ, ये सारे क्या है, ये सारे के सारे हमारे प्रोनाउंस हैं। आई और वी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होता है, यू हमारा सेकेंड पर्सन प्रोनाउन होता है। बाकी ये जो सारे दिए हैं ये हमारे थर्ड पर्सन के प्रोनाउन होते हैं। जी हाँ, आई और वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकेंड, बाकी जो दिए हैं वो हमारे थर्ड पर्सन प्रोनाउन होते हैं। अब दोस्तों एक बात आपके दिमाग में चल रही होगी कि ये सारी चीजें क्यों लिखवाए गए हैं, क्या ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय यूज होती है? जी हाँ, बिल्कुल यूज होती है। कैसे यूज होते हैं दोस्तों, जब डायरेक्ट को हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो हमें वाक्य के बीच में जिस केस की आवश्यकता होती है उसके अनुसार हम यूज करते हैं। अगर बीच में मी दिया होगा और हमें वहां पर जरूरत होगी ऑब्जेक्टिव केस की, या आई दिया है और हमें जरूरत होगी वहां पर ऑब्जेक्टिव केस की, तो आई का ऑब्जेक्टिव केस हम लिख लेंगे, मी हो जाएगा। अगर जरूरत होगी पजेसिव केस की तो माई हो जाएगा। अगर दे दिया है और हमें जरूरत है पजेसिव केस की तो क्या हो जाएगा, दियर हो जाएगा। अगर आवश्यकता है हमें ऑब्जेक्टिव केस की तो वहां पर हो जाएगा देम। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनका यूज आगे चलकर सेंटेंस को बनाने में किया जाता है। अब हम दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, और हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है दोस्तों, हमारा नेक्स्ट स्टेप है चेंज ऑफ टेंस। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। जो हमारे टेंस होते हैं वो भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय बदल जाते हैं। और कैसे बदलते हैं वो देखिए दोस्तों। अगला हमारा स्टेप है चेंज ऑफ टेंस। टेंस में बदलाव। टेंस में बदलाव किस तरीके से होते हैं, ध्यान से देखिए दोस्तों। पहला हमारा टेंस होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट, और हम जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में दोस्तों हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है। जी हाँ, टेंस में पढ़ाया गया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। दोस्तों इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम यस या ईएस लगा देते हैं। कब? जब सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव होता है। जी हाँ, जब सेंटेंस अफर्मेटिव होगा तो इसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस जोड़ देते हैं। या जब हमारा टेंस या सेंटेंस नेगेटिव होता है तब उसमें हम डू या डज का यूज करते हैं। जी हाँ, डू या डज। अब इसी को हमें जब इनडायरेक्ट में चेंज करना होगा, जी हाँ, ये डायरेक्ट का नियम होता है। इसी नियम को या इसी सेंटेंस को हमें जब इनडायरेक्ट में चेंज करना होता है तब क्या हो जाता है दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमारा बदल जाता है किसमें, पास्ट इंडेफिनिट में। बिल्कुल सही सुना, पास्ट इंडेफिनिट। दोस्तों जितने भी हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट वाले टेंस होते हैं या प्रेजेंट वाले टेंस होते हैं, इनडायरेक्ट बनाते समय सारे पास्ट में बदल जाते हैं, प्रेजेंट वाले पास्ट हो जाते हैं। अब दोस्तों पास्ट इंडेफिनिट का
नियम क्या होता है, उसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है। जब सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव होता है तब हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं, या जब सेंटेंस हमारा नेगेटिव या इंटेरोगेटिव होता है तो हम उसमें यूज करते हैं डिड का। दोस्तों अगला हमारा टेंस होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगती है। दोस्तों इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज होती है इज, एम, आर, और उसके बाद हम इसमें वर्ब यूज करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हमारा चेंज हो जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। जी हाँ, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। और पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होती है दोस्तों। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं वाज या वर, और उसमें हम जोड़ते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। अगला हमारा टेंस होता है प्रेजेंट परफेक्ट। दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब हम यूज करते हैं हैज या फिर हैव, और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट हमारा चेंज हो जाता है पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट, और पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब हम यूज करते हैं हैड, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म। जी हाँ, अगला हमारा टेंस होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब हम यूज करते हैं हैज या फिर हैव, और उसके बाद हम यूज करते हैं उसमें बीन। इनडायरेक्ट बनाते समय प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हमारा बदल जाता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब यूज होती है हैड, प्लस उसमें हम लगाते हैं बीन। जी हाँ, यदि डायरेक्ट में हैज या हैव दिया हो उसमें बीन लगी हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय हो जाता है हैड प्लस बीन। दोस्तों अब बात करते हैं कि पास्ट वाले जो हमारे टेंस होते हैं वो किसमें बदलते हैं। जी हाँ, अगला नंबर है पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट। दोस्तों पास्ट इंडेफिनिट में हम हेल्पिंग वर्ब की सेकेंड फॉर्म या फिर डिड का यूज करते हैं। वर्ब की सेकेंड फॉर्म या फिर डिड। इनडायरेक्ट बनाते समय पास्ट इंडेफिनिट हमारा चेंज हो जाता है पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट। अब एक बात बताओ, आपके मन में डाउट होगा कि प्रेजेंट वाले तो सारे पास्ट में बदल गए, अब पास्ट का क्या पास्ट में ही रहेगा। जी हाँ, आपका अनुमान बिल्कुल सही है, पास्ट वाले हमारे टेंस पास्ट में ही रहते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट का चेंज हो जाता है पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब हम यूज करते हैं हैड, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म। दोस्तों अगला हमारा टेंस होता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं वाज, वर, और उसमें लगाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हमारा चेंज हो जाता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। पास्ट
परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं हैड और उसके बाद में बीन। अगला हमारा टेंस होता है पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट दोस्तों, पास्ट परफेक्ट को जब इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो ये बदलता नहीं है, नो चेंज, ये चेंज नहीं होता है। उसके बाद में हमारा आता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये भी चेंज नहीं होगा क्योंकि ये एक बार पास्ट में चेंज हो चुका है। तो इस तरीके से हम टेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय आपस में बदल लेते हैं, उसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज होती हैं उनको भी चेंज कर लेते हैं। इसके बाद में दोस्तों यदि डायरेक्ट में सिंपल, जी हाँ सिंपल, इज एम आर दिया गया हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय हम इसको सिंपल वाज या वर में बदल देते हैं। यदि डायरेक्ट में सिंपल वाज या वर दिया हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय हम इसको हैड प्लस बीन में चेंज कर लेते हैं। यदि डायरेक्ट में कैन दिया हो दोस्तों ये हमारा बदल जाता है, इनडायरेक्ट बनाते समय कैन का हो जाता है कुड, और यदि डायरेक्ट में दिया हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय ये बदल जाता है माइट में, जी हाँ मे का हो जाता है माइट। अगला हमारा होता है सैल। दोस्तों सैल को जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो ये हो जाता है शुड, सैल बदल जाता है शुड में। अगर डायरेक्ट में विल दिया हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय ये चेंज हो जाता है वुड में, विल का हो जाता है वुड। इस तरीके से ये हमारे जो टेंस होते हैं और जो मॉडल होते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय आसानी से बदल जाते हैं, और इनको बदलना बहुत महत्वपूर्ण होता है। यदि इनको आप ना बदले तो सेंटेंस हमारा इनकरेक्ट माना जाता है।